हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2026 के सीवीटी पीजी एग्जाम के बारे में कि जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं और स्पेशली अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप अपना जो पीजी है वो अगर हिस्ट्री से करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आने वाले अभी क्योंकि आपका जो पेपर है वो 6 मंथ्स की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप तैयारी करना शुरू कर दे हैं तो उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें कई सारे बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, स्पीड उस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती, ना ही एक्यूरेसी मेंटेन हो पाती है। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरीके से अपने रिवीजन करें और इन सभी बातों पे कि अगले 6 मंथ आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आइए चलते हैं, जानते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है कि 6 मंथ आपकी जो प्रिपरेशन जो एक रोड मैप है, स्ट्रेटेजी है, वो क्या होनी चाहिए आपके सीयूटी पीजी मेंस हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लूं कि यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे की जो आपकी बेसिक जो सिलेबस है, सिलेबस को पहले कवर करिए। ठीक है, यानी कि सिलेबस आप चेक कर लीजिए कि क्या है। स्पेशली जो न्यू बच्चे हैं जो पहले कभी इन्होंने सीयूटी पीजी जो कोई हिस्ट्री का सिलेबस अगर आपने नहीं देखा और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, या ऑलरेडी जिन्होंने अपना कैसे ग्रेजुएशन कर रखा है और वो काफ़ी लंबे गैप के बाद अभी सोच रहे हैं कि चलो मैं अपना पीजी कर लेता हूँ और आज एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना पीजी करें हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को जो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपने बेसिक चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, जो मेनली अगर देखा जाए जो सब्जेक्ट से, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो मिडाइवल की बात करें, चाहे फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जिससे कि आप उनको चीज़ों को कवर करवाएं, अपने जो फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट्स जो हैं उनको कवर करें। क्योंकि जनरली एग्जाम में देखा जाए तो जैसे डेट हो गई, जैसे कोई वॉर हुआ या कोई बैटल है, कोई सी रूलर का कह सकते हैं जो टाइम पीरियड रहा है, या किसी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, या कोई प्लेस है, तो ऐसी तमाम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं आपको कहाँ पर, वो एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी इन्हीं से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है एक क्लास देख ली यूट्यूब पे, फिर कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, फिर नहीं आते हैं, या फिर कई बार टेस्ट पेपर ही वो लगा लेते हैं, या लास्ट मोमेंट पे उनको कोई शॉर्ट है ना कि टाइप की मतलब कि छोटी सी बुक कोई मिल जाती है, पॉकेट बुक मिल जाती है, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनके क्लियर नहीं होते हैं, तो वो गलतियां वहां पर होती हैं। तो आपको इस जो आपकी गलती है, इसको मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करनी है। और आपको अगर देखा जाए तो भी टाइम आपके पास है, तो आप एनसीईआरटी और साथ साथ में देखा जाए तो स्टैंडर्ड जो बुक्स है हिस्ट्री के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को चेक करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको इन सब्जेक्ट से उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जैसे हम बात करें जो सिलेबस की में देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाते हैं, मतलब कि तीनों पार्ट की हम बात कर लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री में जो एंशिएंट है, मिडाइवल है और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इनमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से मतलब वो जो एक कोर एरिया आ जाता है जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे बात करूँ तो 25 टू 30 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से कवर होते हैं और 30 टू 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से कवर होते हैं। मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल का थोड़ा वेटेज थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कम है, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ बाकी के कंपेरिजन में देखा जाए तो 5 टू 10% थोड़ा इसका वेटेज कम आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 20 के लगभग क्वेश्चंस आपके मिडाइवल से पूछे जाते हैं, 25 टू 30 आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, और 30 टू 35 क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे तो याद रखेंगे आपका आ जाता है जो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री है तो इसमें अगर देखा जाए तो जो आप एंशिएंट और मिडाइवल को इनको आपके जो भी है टॉपिक्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में कवर करिए हर टॉपिक्स को, चाहे वो बैटल हो, वॉर हो, या कोई डायनेस्टी रही हो। ठीक है, या फिर उन्होंने जो आर्ट और आर्किटेक्चर में रिलीजियस जो वर्क रहे हैं, ठीक है, या सोसाइटी कैसी रही, पॉलिटिकल लाइफ कैसा रहा वहाँ पर, या जो आर्ट और आर्किटेक्चर रहा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे हम बात करें, प्री हिस्ट्री की बात करें, स्टोन एज की बात कर लेते हैं, स्टोन एज, चैल्कोलिथिक और है ना मेसोलिथिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, नियोलिथिक, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करना, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन से फेज में क्या हुआ, एवोल्यूशन कहाँ पर हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से मिलता है इन्फॉर्मेशन, फायर का यूज़ कहाँ पर मिला, या सेटलमेंट पैटर्न कहाँ पर हमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा साइट में कौन कौन सी साइट कहाँ पे डिस्कवर की गई हैं, किसने डिस्कवर किया, वहाँ पे क्या हमें जो एक्सकवेशन के दौरान क्या मिला है, कब हुआ, किस रिवर के किनारे पर,
ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बेसिक पॉइंट्स को कवर करना है। वैदिक एज की बात की तो वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या रहा, वैदिक एज में कौन सा वेद कब लिखा गया, कौन से वेद को किसने मतलब क्या बताया गया कौन से वेद के अंदर, ठीक है, उनके पार्ट कितने हैं, वो किससे रिलेटेड हैं, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। इनके जो उपवेद हैं, ठीक है, वो भी आपको कवर करने हैं। साथ में मौर्यन डायनेस्टी की बात की, मौर्यन डायनेस्टी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्पेशली जैसे कि इनका फाउंडर कौन था, कौन कौन से रूलर्स रहे हैं, उन्होंने कौन से अटैक किए, या अशोक ने क्या किया, बिंदुसार ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, जो प्लेसेस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। गुप्ता एरा की बात करें तो ये भी गोल्डन एज कहा जाता है इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में। तो जो गुप्ता एरा में कौन कौन से रूलर्स रहे, किसने फाउंड इसको कह सकते हैं कि स्टेब्लिश किया था, ठीक है। या फिर हम बात करें गुप्ता पीरियड में कौन कौन से स्कॉलर्स रहे, उनकी जो लिटरेरी वर्क रहा है वो कौन सा रहा, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करें तो इनके भी अलग अलग एविडेंसेस मिले हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर जो वर्क रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी कैसी रही, जो मिलिट्री कह सकते हैं, या फिर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस टाइप्स का था, किन फेजेस में डिवाइड किया गया था, उनका हेड कौन था, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ जाते हैं। पोस्ट गुप्ता एराज की बात कर लेते हैं तो जो सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी इनकी रही, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में कवर करनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी एनेसेंट हिस्ट्री की। अगर हम मैं बात करूँ मिडाइवल पीरियड की बात कर लेते हैं, तो मिडाइवल टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत, आपके मुगल एम्पायर हो गया, ठीक है, रीजनल किंगडम्स हो गए, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, क्योंकि यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके भक्ति मूवमेंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत में, कि दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं तो उसका फाउंडेशन कब रखा गया था, ठीक है, किसने उसको फॉर्म किया। इसके अलावा उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन से रूलर्स रहे, उन्होंने कौन से कंस्ट्रक्शन करवाया, यानी कि आर्ट आर्किटेक्चर, क्या आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या रोल रहा, स्कॉलर्स कौन से थे, उन्होंने कौन से अटैक किए, या जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर सेम अगर मैं बात करूँ तो बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन सभी से, ठीक है। स्पेशली जो अकबर का फेज रहा, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां, जहांगीर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका कैसा रहा, ठीक है, रिलीजन क्या रहा, इन्होंने कौन से मतलब कि जैसे देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि साइट्स थी इनके समय पर, स्पेशली देखा जाए तो जो मोनूमेंट रहे हैं वो कौन से रहे हैं, जो इन्होंने बनवाए कहाँ पर, उनमें क्या स्पेशल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं हुमायूं टॉम्ब हो गया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, फिर आगरा फोर्ट है। तो ऐसे बहुत सारी जो कह सकते हैं बिल्डिंग्स जो हैं वो इन्होंने बिल्ड की थी, तो इनके बारे में आपको पता करना है। बाकी और जो रीजनल किंगडम इसमें पर रहे हैं, स्पेशली देखा जाए तो जो आपके जैसे हम बात कर लेते हैं कि बहमनी किंगडम रहा, ठीक है, बहमनी किंगडम के अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा साउथ इंडिया में ही अगर देखा जाए तो जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर में कई सारे अलग अलग पार्ट रहे हैं, ठीक है। तो उनको आपको यहाँ पे कवर करना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, इनमें क्या स्पेशल था, कौन इनके अगर देखा जाए तो इनके प्रोपेगेटर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, तो इस टाइप से आपको मिडाइवल में कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आप देखेंगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, जो यूरोपियन का आगमन होता है, ब्रिटिश एक्सपांशन कैसे हुआ, ठीक है, एंड इकोनॉमिक जो पॉलिसी इनकी क्या रही है, रिवोल्ट 1857, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं रिवोल्ट 1857 से। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म रहा है, ठीक है, यानी कि सामाजिक और धार्मिक जो कह सकते हैं सुधार आंदोलन रहे हैं, तो ये आपको कवर करने हैं, ठीक है। एंड जो नेशनल मूवमेंट की बात करें 1885 टू 1947, ये अलग अलग जो महात्मा गांधी जी के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, सब कहाँ पर हुए, कब हुआ, किसने किया, एंड पार्टीशन जो भारत का डिवीज़न हुआ, तो इस सारी चीज़ों को कवर करना है। जो गवर्नर या वाइसराय रहे हैं उनके टाइम पर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या हुआ, किस तरीके से किया गया, ऐसे जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर कवर करने हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रही हमारे किसकी सिलेबस की बात रही, जिसमें आपको छोटा सा पार्ट आ जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हो गया और वर्ल्ड वॉर हो गया, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको इन मेन टॉपिक्स को टारगेट करना है, और आपको इनको जो बेसिक आपकी बुक्स होती, चाहे वो एनसीईआरटी हो या जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उनसे आपको इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो हमारी चीज़ें होनी चाहिए वो सेलेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। हमें किस तरीके से इनको कह सकते हैं कि फ्रेम करना है, कि जैसे कि फर्स्ट मंथ हमने कर लिया कि फर्स्ट मंथ मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सेकंड मंथ में आपने ये कर लिया कि जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री को टारगेट कर लिया, फिर हमने नेक्स्ट मतलब कि थर्ड मंथ में हमने मिडाइवल को कर लिया, फिर फोर्थ मंथ में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फेज मैनर में, यानी फेज वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है
आपके सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए 3 से 4 महीने के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, 3 महीने में तो आपके एटलीस्ट ये टॉपिक तो कवर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक को अगर आप देंगे तो 3 महीने में आपके पूरे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास क्या होने जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, क्योंकि मार्च के लास्ट में या मार्च के मिड में ही आपका पेपर होता है। तो जो जनवरी और फरवरी का टाइम आपके पास होना चाहिए, तो जनवरी फरवरी में आपके पास क्या होना चाहिए कि जनवरी फरवरी में आप रिविजन कर पाएँ अपनी जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, और इसी फेज़ में जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो इसी फेज़ में आप क्या करें, आपने शॉर्ट नोट्स भी उनको बनाते जाएँ, जो मैं कह सकते हैं कि जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ भी आपको नई चीज़ पता चल गई, ठीक है, वो आप वहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है, डिस्कवर किया गया, अच्छा ये प्लेसेस डिस्कवर किए गए यहाँ पर, ठीक है, कोई साइट्स है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, किसने उसको डिस्कवर किया, और एक्सकवेशन कब हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं आप उनको अलग पॉइंट्स, मतलब कि एक नोट्स, अपनी जो नोट्स आप बना रहे हैं उसमें आप उसको बेहतर तरीके से उनको मेंशन करें, ठीक है। चार्ट भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे अलग-अलग डायनेस्टी होती है उसमें रूलर्स अलग-अलग होते हैं, उनके वर्क अलग-अलग होते हैं, तो इनको आप फ्लो चार्ट में भी या फिर चार्ट वाइज उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, जिससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप इनको जैसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप इनको वीकली, ठीक है, वीकली भी इनको रिवाइज कर सकते हैं, जैसे आपने वीक में पढ़ा उसको आप रिवीजन कर सकते हैं अपने तरीके से कि भाई हमने जो टॉपिक कवर किए थे उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन फैक्ट्स को आप चेक कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली देखा जाए तो जैसे ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। साथ में जो मैं अपनी यूट्यूब के क्लासेस लेता हूँ रात 8 बजे सीयूटी पीजी अड्डा चैनल पर, तो आप मेरे साथ वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको आकर के मेरे साथ वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एंशिएंट, मेडाइवल और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, तो इनके तमाम सभी के क्या है, तो वीकली जो भी रिवीजन है आप उनको करिए, ठीक है। इनमें जो आपने नोट्स बनाए हो आप उनको रिवाइज करिए, जिससे कि आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही क्लियर होती जाएंगी। कहीं पर लगता है कि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है, तो आप उसको फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है, उनको क्रॉस चेक करिए कि क्या गलतियाँ रहेगी, कहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगी तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको पढ़ना, समझना और रिवीजन करना। साथ में जब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें गलतियां कम से कम आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट आप देखा जाए तो आप मॉक टेस्ट तो जरूर दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जो यहाँ पे पॉइंट की बात की गई मॉक टेस्ट के बारे में, तो मॉक टेस्ट तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने में, ठीक है। तो मे बी कि अगर आप अल्टरनेट ना दे पाएं, ठीक है, अगर आप ऐसा ना कर पाएं कि मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे में, तो अगर आप अल्टरनेट नहीं भी दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कोशिश करें कि वीक में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट फुल जो है ना, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं वो जरूर आप दीजिए वीक के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको आपकी जो कह सकते हैं जो मिस्टेक्स है वो आइडेंटिफाई होंगी। साथ में देखा जाए तो जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे, उसको डील कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। एंड अटेम्प्ट मॉक इन द एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग, ठीक है, जैसे हमने बात की कि आपका 90 मिनट्स का टाइम होता है, तो 90 मिनट्स का आप टाइम स्केल को फिक्स करिए और फिर आप अपनी कह सकते हैं कि जो टेस्ट है उसको शुरुआत करिए, जिससे कि आप देख पाएँ कि 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में आप उनको कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे बेहतर तरीके से। जब आप पेपर दें तो उसको आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, ठीक है, गलतियों को ढूंढिए, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्यों क्वेश्चन ये नहीं बना, क्या हमने ये टॉपिक कवर किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो इनको आप करेंगे तो जो रिवाइज होगा तो वीक एरियाज आपको क्या करेंगे तुरंत आपको पता चलेगा, आप इससे अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि इन पे वर्क करेंगे और इन पे कह सकते हैं क्लैरिफाई कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एंड फोकस ओनली ना हाई एल टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज, ठीक है, यानी कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर जो पेपर देखेंगे, जब पीवाईक्यूज की बात करें, पीवाईक्यू को यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको वो भी टॉपिक्स मिल पाएंगे जो आपने पढ़ा है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 22, 23, 24 या 25 के अंदर, तो वो टॉपिक्स जब आपको मिलेंगे तो वहाँ से आपको कह सकते हैं कि एक पिक्चर, मतलब कह सकते हैं एक मतलब कि पूरा एक ओवरव्यू मिल पाएगा, जिसमें कि हमें किस टॉपिक को कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चन किस एरिया से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसी आप स्ट्रेटेजी और फिर प्लानिंग कर पाएंगे पीवाईक्यू के बेसिस पर, ठीक है। तो आप उन्हीं टारगेट को एरिया को टारगेट करिए जो टॉपिक्स आपके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू टॉपिक्स पर बिल्कुल मत फोकस करिए, जो भी आपने पढ़ा, जिन चीज़ों को पढ़ा है उन्हीं पर ही आपको फोकस्ड रहना है, ना कि किसी न्यू टॉपिक्स पर। जो मान लेते हैं कि 90% को 100% कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप 90%, 80%, 70% पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, वही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट में आप न्यू टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं,
तो वो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दिमाग पजल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यू टॉपिक्स पे बिल्कुल छिड़खानी नहीं करनी है जहाँ पर कि आपको लगे कि अच्छा ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 90% सिलेबस कवर कर लीजिए तो उतना सफिशिएंट है, ना कि आपका पूरा 100%, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टाइम टेबल की बात करें, ये मेरी रिकमेंडेशन से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपने टाइम टेबल बना सकते हैं कि अपने जो मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है उनको आप 2 से 3 घंटे एटलीस्ट दीजिए, ठीक है। 2 to 3 आवर्स अपने दीजिए, है ना। 1 to 2 आवर्स आप दीजिए अपने किस में, तो रिवीजन करने में और अपने नोट्स को बनाने में। जो अपने नोट्स बनाए हैं या बना रहे हैं तो आप उन पे 1 से 2 घंटे आप दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है। देखो एमसीक्यूज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, तो एटलीस्ट 90 मिनट 2 घंटे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 90 मिनट्स का मतलब कि 2 आवर्स आपको पूरे देने पड़ेंगे जो एमसीक्यूज हैं और जो आपके पीवाईक्यूज उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्यूरेसी और आपकी इफिशियंसी में कहीं ना कहीं कमी आएगी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। एंड मॉक टेस्ट की बात करें, जब जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, चाहे वो 30 क्वेश्चन का दीजिए, 20 क्वेश्चन का दीजिए, 50 क्वेश्चन का दीजिए, मॉक टेस्ट तो आप दीजिए बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर। जैसे मैंने बताया कि वीक में एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट आप दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर हो तो आप उनके थ्रू ही आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी क्या रहेंगे, तो अपने आपको एनालिसिस कर पाएंगे, उन क्वेश्चन जो वीक एरियाज हैं उन पे आप फोकस करेंगे, उन पे काम करेंगे और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी थी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर अदरवाइज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT-PG 2026 के लिए, स्पेशली MA हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए, तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री, इस चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। हिस्ट्री के साथ साथ मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, पर फिलहाल हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात करेंगे। तो मेरा हिस्ट्री का ये बैच है, महापैक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि इस महापैक का बेनिफिट ये है कि इसमें जितने भी पास्ट के बैचेस रहे होंगे, जो पहले से हमारे 1 साल के अंदर जो पुराने बैचेस आए हैं, अभी के जो बैच हमारे चल रहे हैं, रनिंग में है, या फ्यूचर में कोई बैच आता है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी पेमेंट एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी। महापैक में एक बार आप पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप पूरे बैचेस को आपको मिल जाएंगे, एक्सेस इनके मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारा महापैक ले रहे हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ये पूरा 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो अभिमन्यु सुप्रीम बैच है अभी ये आ ही रहा है, ठीक है। अभी इस मतलब कि ये इसी अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में शायद ये रिलीज हो जाएगा, ये बैच आ रहा है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो आप मेरे इस न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अभी हमारा ये 8 सितंबर से हमारा अभिमन्यु अल्टीमेट 2.0 बैच शुरू हुआ है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बैचेस हैं जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं MA हिस्ट्री के लिए, अगर आप देने जा रहे हैं पेपर 2026 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप 80-30 कोड का इस्तेमाल करना है ना, जब अगर कोई बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर 80-30 कोड का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो डिस्काउंट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल पाएगा। एंड ये मेरी ईमेल आईडी, कोई क्वेरी कोई डाउट है आपका तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, atul.tiwari@adda247.com। तो ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो हमारी YT क्लासेस होती है रात में मेरी 8 बजे MWF में, ठीक है। MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 डेज में मेरी जो है वो हिस्ट्री की क्लास रहती है, तो आप मुझे यहाँ पे 8 बजे मेरे यानी कि CUT-PG अड्डा चैनल पर आप मुझे जुड़ सकते हैं। और जो क्लासेस मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उनकी जो PDF नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से टेलीग्राम से मेरे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ओवर करेंगे, और यानी उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, जो बताया आपको, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इन चीज़ों को अपनाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।